हेलो एंड वेलकम टू माय शो। नाजरीन, हमारा ये छोटा सा शो है, एक किस्म का कह लें आप फास्ट पेस्ड शो है, जिसमें हम जायजा लेंगे कि इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग और ईरान और इजराइल अमेरिकन जो वॉर है ये कहाँ खड़ी है और इसके मुस्तकबिल में फैलने या सिकुड़ने के क्या इम्कानात नजर आ रहे हैं। मेरे साथ दो इंतहाई महत्वपूर्ण मेहमान हैं। डॉक्टर प्रदीप कुमार साहब जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पीएचडी हैं। ये हमें जर्मनी से ज्वाइन कर रहे हैं और इंडिया क्रॉनिकल .in के सीईओ हैं और ये भी एक ग्लोबल एनालिस्ट हैं और देश भगत हैं। उमेश अग्रवाल जी, आपको भी जय श्री राम और वेलकम आप दोनों को जी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं आऊँगा उमेश अग्रवाल जी आपकी तरफ। इस वक्त की जो स्थिति चल रही है उसमें आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में सेक्शन 144 लग गया है, कर्फ्यू गिलगित और स्कर्दू में कर्फ्यू लगा हुआ है। 6 मार्च को पूरे पाकिस्तान में शिया ने जो है वो कॉल दी है प्रोटेस्ट की अगेंस्ट द स्ट्राइक ऑन खमेनी। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अब ये खबर भी आ रही है कि इन दोनों के ठिकानों का, यानी आर्मी चीफ जो बकरी थे इनके जून में इनका इनके ठिकाने की जो इंफॉर्मेशन है उसमें आसिम मुनीर का और खमनाए की जो है वो इंफॉर्मेशन के लिए शहबाज शरीफ ने काम किया अमेरिका के जासूसी का। और इन्होंने दोनों ने घड़ियां दी उन दोनों लीडरान को, जिसके अंदर माइक्रो जीपीएस सिस्टम लगा हुआ था, जिससे वो पिन पॉइंट एक्सक्यूज मी पता चलाने में कामयाब हुए कि ये लोग कहाँ हैं। तो इस वक्त जो जंग है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग हो रही है, जिसके अंदर अफगानिस्तान का पल्ला भारी नजर आता है। और उसकी वजह जाहिर है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो मिलिट्री ऑपरेशंस हो रहे हैं उसकी वजह से वो उधर भी एंगेज हैं और उनको पब्लिक की कोई सपोर्ट नहीं है। मैं ऑन ग्राउंड आपको बता देता हूँ, खैबर पख्तूनख्वा में लोग अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में भी लोग पाक अफगान जंग में इस वक्त अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या लेटेस्ट है आपके पास उमेश जी इस हवाले से? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं ये रखना चाहता हूं कि इजराइल जो है अभी बलूचिस्तान की फ्रीडम के ऊपर काम करेगा। इजराइल को मालूम है कि बलूचिस्तान जो है 44% है पाकिस्तान का भाग, और उसके पास गैस, कोबाल्ट, कॉपर, गोल्ड और लिथियम के रिजर्व्स हैं। और ये रिजर्व्स जो हैं चाइना और अमेरिका दोनों चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान ने ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये एक तरह से ईरान वर्सेस इजराइल एंड अमेरिका था, उसको उन्होंने एक तरह से ग्लोबलाइज कॉन्फ्लिक्ट कर दिया है। जब उन्होंने बाकी जो सुन्नी कंट्रीज है उनको अटैक करना चालू किया है, अमेरिकन बेसिस को करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर उन्होंने वहां पर जिस हिसाब से एयरपोर्ट्स को टारगेट किया, उसके बाद होटल्स को टारगेट किया, तो वहां के जो लोग हैं एक तरह से वो डिमांड कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ रिटेलिएटरी ऑप्शंस करें। अब सबसे बड़ी बात है कि ईरान जो है एलियनेट हो चुका है। आज देखिए कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को बोला है कि आप अपने एयर डिफेंस सिस्टम, आप अपनी फोर्सेस और जो जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट है और सी बोर्न कैरियर्स है वो भेजने को बोल दिया है। अब पाकिस्तान जो है वॉर में उतरने वाला है अगेंस्ट ईरान। तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। इसके अंदर ईरान ने ये जो लोकलाइज कॉन्फ्लिक्ट था उसको ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बना दिया है। सबसे बड़ी बात है कि ईरान के अंदर आज भूकंप आया है 4.3 पे, और अमेरिका ने भी नेवडा के अंदर वहां पर भी भूकंप रिकॉर्ड हुआ है 2.5 में। तो क्या दोनों ने टेस्टिंग की है? क्या अमेरिका जो है ईरान के ऊपर एक लो इंटेंसिटी प्रोजेक्टाइल डिटोनेट करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में भी, मुझे याद है, अफगानिस्तान के ऊपर मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स 10,000 किलो का बॉम्ब उधर फोड़ा था। तो ये डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से जो है लो इंटेंसिटी प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियर बॉम्ब
ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पे डाल सकता है। उसके अंदर वो सिविल जो ह्यूमैनिटेरियन जो डैमेज है वो नहीं होगा, पर उस एरिया के अंदर उसको अनएक्सेसिबल करने की कोशिश कर सकता है। ये मेरा मानना है। देखिए, अगर ये जो सेस्मिक रीडिंग्स आती है, अगर वॉर टाइम में ना आए तो हम एक तरह से समझ सकते हैं दीज आर अर्थक्वेक्स, पर ये वॉर टाइम में आ रही है तो मुझे लगता है कि शायद कोई डिटोनेशन किया है, शायद कोई टेस्ट किया है। और ईरान के अंदर जो 5.5 का जो रिक्टर स्केल पे रीडिंग आया था 1 जनवरी को आया था, और 19 जनवरी को भी उन्होंने वापस टेस्टिंग की थी। उस समय रिक्टर स्केल पे आया था रीडिंग 5.3, जिससे हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो लोग टेस्टिंग करना चालू कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान जो है युद्ध में कूद चुका है, और सऊदी अरेबिया के अंदर अमेरिकन एम्बेसी को टारगेट करके ईरान ने एक तरह से देखिए, अमेरिकन एम्बेसी सऊदी अरेबिया में टारगेट करना वो सिक्योर फैसिलिटी होता है, वहां पर टारगेट करना एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी देने वाली बात हो गई है। और इसके बाद तेहरान के अंदर बॉम्बिंग चालू हो गई है। आप ये देखिए कि एक तरह से ईरान ने भी डिसेंट्रलाइज कमांड एक्टिवेट कर दिया है। इस डिसेंट्रलाइज कमांड को एक्टिवेट करने से जो IRGC के 32 पार्ट्स है, वो अपने हिसाब से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। उनको तेहरान से कोई कमांड स्ट्रक्चर लेने की जरूरत नहीं है। अपने हिसाब से ऑटोनॉमी है, वो किसी को भी मार सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर ईरान ने एक तरह से ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस चालू कर दिया है। देखिए, जो यूरोप के अंदर जो गैस रेट्स है वो 50% बढ़ चुके हैं। इंडिया ने अपनी जो सप्लाई है गैस की 30% कम कर दी है टू इंडस्ट्रियल यूनिट्स। सबसे बड़ी बात है कि भारत के अंदर भी इमरजेंसी प्रोटोकॉल मेजर्स लेना चालू कर दिया है। ऑल्टरनेट रूट्स के हम सप्लाई को हम वापस रशिया से अप्रोच कर रहे हैं। सबसे बड़ा बात यह है कि इस वॉर में सबसे बड़ा फायदा रशिया को हो रहा है। रशिया विल नो लॉन्गर नीड टू सेल इट्स ऑयल एट डिस्काउंटेड रेट, क्योंकि आज देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 25% ऑफ द वर्ल्ड का जो रिफाइंड ऑयल है उधर से निकल के आता है, क्रूड ऑयल। तो सबसे अगर वो क्रूड ऑयल निकल के नहीं आएगा तो रशिया के पास लोग जाने वाले हैं। रशिया से इवन अमेरिका भी मांग सकता है। सबसे बड़ी बात है कि वेनेजुएला के अंदर जब अमेरिका ने निकोलस मदुरो को एक्सट्रैक्ट किया, उसके बाद उसके सारे ऑयल रिजर्व्स अभी अमेरिका के कंट्रोल में है। अभी जो न्यूज आई है, वेनेजुएला 35% प्रोडक्शन कर रहा है और 1.29 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल वो अभी प्रोड्यूस कर रहा है। अगर क्रूड का दाम बढ़ जाता है तो अमेरिका क्या करेगा, वेनेजुएला के अंदर क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने की बात करेगा और वो उधर $40 में ले सकता है वेनेजुएला से। तो ये एक तरह से अमेरिका ने अपने आप को ऑयल शॉक से बचा लिया है। ग्लोबल सिक्योरिटी में मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में अमेरिका जो है, ईरान की जो सक्सेसर लीडरशिप है उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा। जैसे अगर कोई 24 आवर्स में जो अपॉइंट हो गया, 24 आवर्स में उसका खात्मा करेगा, जैसे उन्होंने हमास की लीडरशिप को खत्म किया। ये एक तरह से अमेरिकन प्लान है ताकि ग्राउंड लेवल पे कोई भी रिप्लेस ना कर सके, और अगर कोई आएगा तो उसके अंदर डर रहेगा कि वो 24 आवर्स में उसकी मौत निश्चित है। ये एक तरह से इजराइल और अमेरिका वहां पर एक डर का माहौल भी बना रहे हैं। मेरा ये मानना है कि ये जो युद्ध है जल्दी खत्म हो सकता है, पॉसिबली एक तरह से जो देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने आज ये भी बोल दिया कि हम वैसे मेजर्स भी ले सकते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है, आपने इमेजिन भी नहीं किया है। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम पे ही माइट बी यूजिंग कारपेट बॉम्बिंग और बहुत सारी चीजें यूज कर सकता है। अमेरिका ने अपने वेपन्स अभी तक यूज नहीं किए हैं, अभी भी वो बहुत अपने जो बोलते हैं 1980 या 1990 के विंटेज प्लेन्स को यूज कर रहा है। अभी तक उन्होंने अपने F-35 को यूज नहीं किया है, अपनी बहुत सारी मिसाइल्स को यूज नहीं की है। आने वाले दिनों में दे विल टारगेट द मिसाइल लॉन्चर्स इन ईरान, ताकि ईरान के अंदर वो मिसाइल्स ना छोड़ सके। अमेरिका जो है डीकैपिटेट कर रहा है ईरानियन लीडरशिप, ईरानियन लॉन्चर्स, और उसके बाद जो गल्फ के अंदर अभी देखिए कि सऊदी अरेबिया जो है वो अभी
अमेरिकन कोलिशन में ज्वाइन कर दिया, कतर ने चेतावनी दे दी है। तो एक तरह से आप देखिए कि जो एक ब्रॉडर गल्फ काउंसिल है वो बनता जा रहा है अमेरिका का, और इनफैक्ट नेटो की तीनों कंट्री, फ्रांस, जर्मनी और यूके, उन्होंने भी बोल दिया है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। ग्रीस ने भी अपने जो ग्रीस और साइप्रस ने भी अपने प्लेन और अपने जो शिप्स है मेडिटेरियन में भेज दिए हैं। और मेरा ये मानना है कि ये एक तरह से ग्लोबल कोलिशन बनेगा ईरान के अगेंस्ट। पर सबसे बड़ी बात है कि ईरान जो है, इट्स जस्ट नॉट आप ऐसे ही जाके कुछ भी नहीं कर सकते। ईरानियन लोगों को मालूम है कि क्या होने वाला है, मर जाएंगे पर घुटने नहीं देखेंगे। और उनकी जो ठीक है। है 7 लाख की, 700,000 की ट्रेन फोर्स है, वो अमेरिका से लोहा लेने को तैयार है। ये मेरा मानना है। सही हो गया, ये आपका मानना है, वेरी गुड। अब मैं चलता हूँ डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, क्या देख रहे हैं आप आगे इस जंग में? जैसा उमेश भाई ने बोला है, मैं उसको थोड़ा सा और ऐड कर दूं। जो इंटरनेशनल एटॉमिक जो एसोसिएशन है, उसने आज की फर्स्ट मीटिंग जो सुबह 8:30 बजे की थी, उसमें डिक्लेयर किया है कि ईरान का जो नातांज में बहुत बड़ा न्यूक्लियर पावर है, उसको बहुत बड़ा डैमेज पहुंचा है। तो ये भी उमेश भाई हो सकता है कि उसकी वजह से ये अर्थक्वेक का जो चक्कर है और जो रेडिएशन की वो मेजरमेंट हुई है, वो आई थिंक 2.5 मिलीसीवर्ट्स पर आवर के हिसाब से आई है। तो इट इज लिटिल बिट हायर देन इट इज रिक्वायर्ड एक्चुअली। तो ऐसा ये एक हो सकता है। और ये पहले भी उन्होंने उसको डैमेज किया था, लेकिन उस वक्त उन्होंने बोला था कि इसके दरवाजे तोड़े हैं, जो फर्स्ट बेंच तोड़ा है। अब लगता है कि इसको इन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया। दूसरा, अमेरिका वालों ने इस वॉर को एक्सपेंड करने के लिए जो उनके नॉन यूएस डिप्लोमेट ऑफिशियल्स हैं, उनको बोला है कि आप इन कंट्री को छोड़ के चले जाइए। 14 कंट्रीज में जो यूएस के पर्सनल रहते हैं, वो उनको बोला है, उसमें सब आते हैं, ये इजिप्ट भी आता है उसमें। मैंने कुछ लिखे भी थे ना, नाम भी। तो उनको उन्होंने बोला है कि आप ये मुल्क छोड़ दें। और सेकेंडली, जो एम्बेसीज में उनके अटैक हुए हैं जिद्दा में, इसमें रियाद में, अब उनको उन्होंने बोला है कि आप ये दरहम और जिद्दा में चले जाइए, वहां से एम्बेसी का काम कीजिए। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए तो दीज मेजर्स आर टेकन। हाँ, एक तरफ से ये बोला जाता है कि इजराइल एंड यूएस वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ रिटेलिएशन, क्योंकि ईरान के पास इस वक्त जो स्पाई एजेंसीज हैं, वो कहती हैं कि करीबन 3,000 टू 10,000 के करीब उनके पास बैलिस्टिक, मीडियम, लॉन्ग रेंज और शाही ड्रोन्स हैं, जो उन्होंने बंकर्स में डाले हुए हैं। और कुछ ऐसे इनके सिस्टम्स हैं जो ये बहुत जल्दी डिप्लॉय कर सकते हैं। उसको डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मॉरल जो इनका ईरानियों का है, जैसे उमेश जी ने बोला कि ये कहते हैं कि हम मर जाएंगे, घुटने नहीं टेकेंगे। ये सिर्फ उनकी एक जो इलाइट फोर्स है, जिसको रिवोल्यूशनरी गार्ड बोलते हैं, वो है। उनको पता लग गया है कि हमने बहुत पैसा खाया, हमने एंजॉय किया, लाइव किया, बाकी लोग भूखे मरे हैं, तो हमें अभी कुछ करके दिखाना है। अपनी रिस्पेक्ट करने के लिए ये लगे हुए हैं। और अमेरिका जो है और इसराइल, वो दे डोंट वांट कि ईरानियन जो जनता है वो हमारे खिलाफ हो जाए। सो ये उनकी जो स्ट्राइक्स हैं, वो इतनी प्रिसाइज होने करने की ट्राई करते हैं, जिससे लोग ना मरे। अभी बोला जा रहा है कि जो 6 जो यूएस के ट्रूप्स की डेथ हो चुकी है, और करीबन 18 जो है दे आर वेरी सीरियसली वुंडेड। तो ये जो न्यूज़ेस होती हैं, आपको पता है डेमोक्रेटिक कंट्री में इसकी अपोजिशन इसकी परखचियां उड़ाता है, और रोज एज ए वो क्या कहते हैं उसको, फ्लैश न्यूज चलाता है, बिल्कुल, जिससे बिल्कुल। हाँ, तो उसको चाहता है कि इसको धीरे रखा जाए। और इजराइल ने इंस्टेड ऑफ कंपेयर टू यूएस, उसने अपनी फुल पावर यूज की है, वो अभी यूज करेगा। और जो उसका डिफेंस सिस्टम था, जिसको वो बेचने आयरन डोम के लिए जो बहुत बोला जाता है, उसमें से कुछ लीकेज उनको नजर आई हैं, उसको वो कंसोलिडेट कर रहे हैं, ताकि अच्छा, ये मैं पूछना दोबारा चाहूंगा, 6 यूएस ट्रूप्स ये जो हमले किए हैं वेस्ट एशिया में ईरान ने, उसमें मरे हैं? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और और जख्मी कितने हैं? 18 सीरियसली वुंडेड।
ठीक ये है, थैंक यू। सिटीज। हाँ, तो वो जो इसकी ईरान की जो एक मल्टी लेयर एग्रेसिव पॉलिसी थी, उसके लिए शायद ये प्रिपेयर नहीं थे। एक 20-25 हजार डॉलर का शाहिद जो ड्रोन है, उसको मारने के लिए इनको एक पेट्रियोट की जरूरत पड़ती है। तो मुझे लगता है कि अ, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनमें से उक्राइन को भी सामान दिया गया है, जो शॉर्ट रेंज के ऊपर रशिया के जो ड्रोन्स हैं उनको टैग करते हैं। उनकी टेक्नोलॉजी से भी बात हो रही है। लगता है कि नेटो वाले जो हैं वो थोड़ा सा जो डिप्लॉयमेंट है यूक्रेन से, वो अमेरिका की तरफ लेके जाएंगे। और सेकंड, जो जो उमेश जी ने बोला है कि ये 3 आई वालों ने तो कल ही बोल दिया था कि इनकी आप अगर वर्डिंग सुनो तो वर्डिंग बड़ी बड़ी डिप्लोमेटिक है। वी आर सपोर्टिंग ए डिफेंसिव वॉर। तो डिफेंसिव वॉर क्या होती है ये भैया? किसका बयान है? ये जर्मन चांसलर का बयान है, ये मैक्रों का बयान है, और यही की ये क्रामर ये ऐसा है। ये इन पे हंसी भी आती है मुझे। लेकिन हम डिफेंसिव जो है वो सपोर्ट, डिफेंसिव सपोर्ट क्या होती है भैया? जर्मनी का जो इसका यूरोप का सबसे बड़ा जो अमेरिकन बेस है, वो यहाँ से मेरे घर से 300 किलोमीटर पे है। उसको रमस्टाइन बोलते हैं, आप उसको गूगल कर लीजिए। उसमें पूरी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है, और वो जर्मनी ने इनको खुली छूट दे दी है कि आप राइट से आओ, लेफ्ट से आओ। जो जहाज पोलैंड से आ रहे हैं उन सबको बोल दिया है कि आप लोग थोड़ा सा बच के, फ्रैंकफर्ट का एयरपोर्ट भी थोड़ा सा उन्होंने रिजर्व कर दिया है कि अमेरिका का हर सामान यहाँ से जाएगा। तो ये और डिफेंसिव वॉर कह रहे हैं इसको, हाँ, इसको ये जी, ये ये जो डिफेंसिव सपोर्ट कह रहे हैं? डिफेंसिव सपोर्ट बोल रहे हैं। वो क्या होती है? वो आप उसको समझ सकते हैं, डिफेंसिव सपोर्ट कोई नहीं हाँ, होती। वो लॉजिस्टिक वगैरह और ये ट्रांसपोर्टेशन और मेडिसिन और फूड और ट्रूप्स मूवमेंट, नहीं, यही है नहीं, ना? नहीं, 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 मैं आपको बताता हूँ। जब हम्म, साइप्रस में शाही ड्रोन हुआ था, तो ग्रीस की गवर्नमेंट ने क्रामर, वो जो स्ट्रामर है, स्टार्मर। उसको बोला भागो यहाँ से, तुम लोगों की वजह से हम वॉर में बिल्कुल नहीं है, तुम लोग वहां हाँ, जाओ। फिर इन्होंने ये बयान दिए कि हम अब वो अपना बेड़ा लेके आ गए पानी के अंदर। अपने ये यागवा 2000 जो है फ्रांस से उन्होंने लिए थे, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो ये चीजें आप, मैं इस चीज को बड़े इसकी वर्डिंग्स को मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ कि इसका मतलब क्या है। और फिर जब आप उसको एनालाइज करते हैं, तो पता लगता है कि दे आर अ पार्ट ऑफ दैट दैट मेजर प्रोग्राम ना। तो अभी आप इंडिया वालों से भी हुआ है, इंडिया ने भी ऐसा ही बयान दिया है। अब उमेश जी बहुत अच्छी तरह बता सकते हैं। इंडिया वाले बोलते हैं कि हमने अपने एक फाइटर शिप और एक कॉर्वेट जो है, उसको हमने अरेबियन सी में इसलिए रखा है कि इन केस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन ना, हो सकता है कि हमें, अरे भैया वो वॉरशिप है, उसमें ब्रह्मोस है, उसमें आकाश अच्छा, लगा बस हुआ है। ठीक है, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन ना दें। ठीक तो ये जो वर्डिंग होती है ना डॉक्टर साहब, मैं इसको देख के इसको जरा मैं डाइसेक्शन करता हूँ, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा मैं है। समझता हूँ आपको, मैं समझता हूँ, मैं बिल्कुल आपको समझता हूँ। उमेश जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, इंडिया के पास क्या चॉइसेस हैं? देखें, अभी हम बात कर रहे थे तो आपने बताया कि इजराइल एक बहुत छोटा मुल्क है, तो वेपन प्रोडक्शन, एम्यूनिशन प्रोडक्शन के लिए क्या आप समझते हैं कि इंडिया से वो कहेंगे कि हम यहाँ से वेपन प्रोडक्शन करना चाहते हैं? और क्या इजराइल को कोई बेस की जरूरत पड़ेगी जिसमें इंडिया का कोई रोल होगा? क्या, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मेरा ये मानना है कि इंडिया और इजराइल के बीच में एक ट्रांजैक्शनल पार्टनरशिप है और अंडरस्टैंडिंग है 1971 से। इजराइल ने हमको हमेशा सपोर्ट किया, 1999 में भी सपोर्ट किया है, और अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी खुल के समर्थन जो कंट्री ने किया, एक इजराइल ने किया था, सेकंड फ्रांस ने किया था। बाकी सब लोगों ने जमा खर्च की है, एक तरह से कंडेम किया है, पर पाकिस्तान की आलोचना नहीं की। और इजराइल हमारे साथ खड़ा रहा है, तो हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, इट इज अलाइंड विद इजराइल। अभी आप ये भी देखिए कि जब ऑपरेशन सिंदूर में, जब जो अदानी ने एल्बिट सिस्टम्स के साथ जो ड्रोन्स बनाए थे, हारोप ड्रोन्स, वो इजराइल ने दिए थे। आप देखिए, इजराइल की रैम्पेज मिसाइल है, स्पाइस 100 है, फिर बाद में लोरा मुनिशंस है। ये सब ने बहुत बड़ा काम किया था। हम सब सिर्फ ब्रह्मोस की बात करते हैं, आकाश की बात करते हैं,
पर इजराइल की जो मिसाइल्स है उन्होंने सटीक एक तरह से उन्होंने बहुत बड़ा जो पाकिस्तान की जो परखच्चे उड़ा दिए। मतलब आप सोचिए कि जितने भी स्ट्राइक हुए हैं उसमें मैक्सिमम हुई है इजराइल की वेपनरी यूज हुई है। अभी तो इजराइल ने हमको गोल्डन हैमर मिसाइल भी देने को बोल दिया है जो 800 किलोमीटर दूर है। मतलब इंडिया को अपना अभी दिल्ली से भी अगर हम छोड़े तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद को हम हिट कर सकते हैं उस मिसाइल से। तो ये सब चीज भारत को इजराइल ऑफर कर रहा है। इजराइल का एरिया है 22,000 किलोमीटर का। उसको मालूम है कि फ्यूचर में ईरान के जाने के बाद टर्की उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा, क्योंकि टर्की एक इस्लामिक नेटो बनाने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान से न्यूक्लियर वेपन लेने की कोशिश कर रहा है। टर्की के पास नेटो की वेपनरी भी है, नेटो का टेक भी है और वो खुद का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट कान को डेवलप भी कर रहा है। पाकिस्तान के 200 इंजीनियर अभी टर्की के अंदर उसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। और एक चीज है, ये मेरा मानना है कि शायद पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर जो प्रोग्राम या कोई भी चीज है, मटेरियल है, उसका ट्रेड ऑफ कर सकता है। बट इतना इजी नहीं रहेगा। बट देखिए पाकिस्तान है, वो किसी को भी बेवकूफ बना देता है और लोग बेवकूफ बन भी जाते हैं। अमेरिका को उसने बार बार बनाया है, तो कोई भी बड़ी बात नहीं है कि अमेरिका वो एक तरह से अमेरिका जानबूझ के भी ओवरलुक कर सकता है। क्योंकि देखिए टर्की जो है अमेरिका इसके लिए सपोर्ट करता है क्योंकि वो रशिया को नीचे लेके आना चाहता है, ताकि ये जो नियो ऑटोमन एम्पायर है वो रशिया के खिलाफ उसको यूज करना चाहते हैं। दिस इज द रीजन अमेरिका सपोर्ट्स टर्की। पर सबसे बड़ी बात है कि इजराइल के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि इजराइल को मालूम है अगर बाई चांस उनके वेपन सिस्टम्स पे अगर कोई मिसाइल गिर जाती है तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, भारत के साथ डील भी कर रहे हैं। भारत को मिसाइल्स भी वो देने को तैयार है, टेक्नोलॉजी भी देने को तैयार है, भारत के अंदर प्रोडक्शन भी करने को तैयार है, ताकि भारत के अंदर भी प्रोडक्शन हो और वो बाद में इजराइल के लिए भी यूज हो जाएगा। इजराइल अपना डिफेंस प्रोडक्शन डाइवर्सिफाई और सेफ कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा एक तरह से भारत और इजराइल के बीच में पार्टनरशिप हो रहा है। देखिए ग्लोबल उम्मा में आप कभी भी देखिए, अगर कोई मुस्लिम कंट्री किसी मुस्लिम्स के ऊपर अगर करता है तो कभी भी कुछ बात नहीं होती है। चाइना के अंदर यूगुर मुस्लिम्स के ऊपर चाइना जो मस्जिदें हैं उनको टॉयलेट बना देता है, कुरान शरीफ को जला देता है। और चाइना के अंदर जो वहां की फोर्सेस है वो वहां की यूगर वुमेन के साथ जाके सोते हैं और जो मेन हैं उनको री एजुकेशन कैंप्स में डाल दिया है। ये एक तरह से आप सोचिए 15-20 साल में पूरा एथनिक क्लेंसिंग कर देंगे। ये चाइना करता है। पर ग्लोबल उम्मा में कभी भी खमेनी ने भी इस जो है वो यूगर मुसलमानों के अगेंस्ट नहीं बोला, मतलब चाइना के अगेंस्ट नहीं बोला, यूगर मुसलमानों के लिए। टर्की के अगेंस्ट नहीं बोला जो कुर्दिश लोगों के अगेंस्ट करते हैं। पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं बोला जो बलूचिस्तान के लोगों के साथ करते हैं। देखिए सिस्तान प्रोविंस जो है जो ईरान के पास है, अब इजराइल क्या करेगा, बलूचिस्तान का इश्यू भी लेगा। देखिए मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट भी भेजा है, अगर आप लगा सके तो। फर्स्ट स्क्रीनशॉट है जिसमें ये रिपोर्ट आई है जनवरी 2026 की। तो इजराइल ऑलरेडी काम करना चालू कर चुका है। और एक चीज मेरा ये मानना है कि देर सवेर इजराइल क्या करेगा, जैसे सोमालीलैंड को उन्होंने मान्यता दी है, बलूचिस्तान रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को भी मान्यता दे सकता है। और उसको जो मान्यता है सब लोग देंगे। आप ये देखिए अमेरिका भी देगा और उसको जितने भी सुन्नी देश है जो अभी ईरान के अगेंस्ट हो चुके हैं सब बलूचिस्तान को एक तरह से सपोर्ट करेंगे। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान कभी भी बन सकता है, ये मेरा मानना है। कहाँ चले गए डॉक्टर साहब? मैंने एक रखा है, एक इजराइल की एक स्ट्रेटेजी है। उन्होंने अभी बलूचिस्तान डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऐसा कुछ उन्होंने चालू किया है। अच्छा ये आपने कहाँ, अच्छा ये आगे हमारे साथ आपने कहाँ भेजा है? अच्छा ये भेजा है आपने शायद, क्या है जो आपने भेजा है? बलूचिस्तान इजराइल स्ट्रेटेजिक ब्लाइंड। ये देखिए ये रिपोर्ट जो है जनवरी 8, 2026 को लिया है। मतलब ये लेटेस्ट प्रोजेक्ट है इजराइल का, जिसके अंदर बलूचिस्तान की फ्रीडम के लिए वो काम करेंगे। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान बनेगा। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है, सिस्तान प्रोविंस जो ईरान में है।
और एक न्यूज आई है अमजद जी कि ईरान ने अपने स्लीपर सेल जो है वो एक्टिवेट कर दिए अमेरिका के अंदर। हाँ होमलैंड जी, हाँ जी, सिक्योरिटी, हाँ, ये सुना। जी जी, ये होमलैंड मैंने लगाया सिक्योरिटी आपका ने जी। होमलैंड सिक्योरिटी ने यहां तक बोल दिया कि तेहरान ने उसको गो सिग्नल दे दिया है। अब अमेरिका के अंदर भी टेररिज्म थ्रेट बढ़ जाएगा, वहां पर भी बहुत ज्यादा सर्वेलेंस मॉनिटरिंग होने वाला है। एक तरह से अमेरिकन गवर्नमेंट जस्टिफाई करेगी और आपके प्रिवेसी राइट्स है वो खत्म हो चुके हैं। वी आर अमेरिका के अंदर भी चाइना जैसे एक तरह से सर्वेलेंस सिस्टम्स आने वाले हैं। अभी डॉक्टर साहब 3 घंटे पहले जो पोस्ट भेजी है CNN के होम पेज के ऊपर भी है, उसमें उन्होंने बोला है कि ट्रम्प को ईरान की तरफ से फिर पीस टॉक के लिए इनवाइट किया गया है, और ट्रम्प ने उसको बोला इट इज टू लेट फॉर टॉक्स विद ईरान एंड इजराइल स्ट्राइक्स तेहरान। तो ये मुल्लाज जो हैं, और इसके पीछे एक स्ट्रेटेजी है, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि लोग कहते हैं कि अगर ये कल उनके जो न्यूक्लियर साइट्स हैं या उनकी जो डिफेंस फोर्सेस को खत्म भी कर देंगे और उसको रिड्यूस भी कर देंगे या मिनिमाइज भी कर देंगे, उनकी जो असली डॉक्ट्रिन है वो उनके मुल्लाज हैं, और वो तो मशरूम्स की तरह वो पैदा होते हैं। तो वो इन्होंने ये, मैं आपको आज या कल एक नाम डिक्लेयर करूंगा, जो एग्जाइल में यहीं पर आके रहता है लाइप्जिग में, जर्मन के ईस्ट पार्ट में, उसकी यहाँ पर बहुत सुनी जाती है। ही इज मच मोर पॉपुलर देन द शाह ऑफ ईरान। उसने एक ही चुटकी बजाई तो लाखों लोग बाहर आ गए, जर्मन भी आ गए, फ्रेंच भी आ गए। तो उसको वो एक करिस्मेटिक लीडर की तरह उसको देखा जा रहा है। तो आई थिंक दे विल प्रिपेयर अ पर्सन लाइक हिम, जो थोड़ा सा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर भी बनाए, और उसको यहाँ रहते हुए यहाँ काफी साल हो गए हैं, तो उसने कुछ वेस्टली से डेमोक्रेसीज का भी एक इंडियन मॉडल टाइप लेना चाहता है, डाइवर्सिफिकेशन। तो उनका हम इंटरव्यू आके वहां अगर आए तो उनका इंटरव्यू आप अरेंज कर सकते हैं हमारे लिए? मैं उनको कांटेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि जो ठीक हो गया, ईरान ठीक हो जर्मन गया, एसोसिएशन बस है, ठीक है, उनका जो ठीक एक है। अच्छा दोस्त है जमशीद, वो पूना में पढ़कर आया, मेरे उसके साथ अच्छे ताल्लुक है, अच्छा, तो वेरी मैं गुड। कर सकता हूँ। चलो जी, हाँ, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग नाजरीन। ये थी हमारी गुफ्तगू ईरान के हवाले से। अगले प्रोग्राम में आप देखेंगे हमारी गुफ्तगू जो इसी प्रोग्राम का तसलसल थी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बारे में। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक जैसे यू। जय सिया राम, जय हिंद।